और चीन के बीच इस वक्त जो सीमा विवाद है उसे लेकर तनातनी जारी है। खास करके लद्दाख के 3 सेक्टर्स हैं, पैंगोंग, डेमचोक और गलवान। गलवान को लेकर पहले विवाद माना भी नहीं जाता था भारत और चीन के बीच में, लेकिन वहां पर भी इस वक्त भारत और चीन की जो सेनाओं की टुकड़ियां हैं वो आमने सामने मौजूद हैं। साथ ही अगर हम उत्तरी सिक्किम के नाकुला की भी बात करें, और ऐसे में जबकि दिल्ली में बाई एनुअल जो साल में 2 दफा किया जाता है आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, वो भी जारी है। क्या कुछ आगे रास्ता है, समाधान है, और ये कितना अलग है उन मामलों से, उन वाक्यों से जो हम आमतौर पर देखते आए हैं भारत और चीन जब हम एलएसी पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर ट्रांसग्रेशंस की बात करते हैं, घुसपैठ की बात करते हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान आज जुड़े हुए हैं। जयदेव रानडे साहब, आप करियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल रहे हैं, चीन को बखूबी इन्होंने देखा है, परखा है, नजदीक से समझा है। चीन और तिब्बत पर इनफैक्ट इन्होंने काफी सारी किताबें भी लिखी हैं, और इस वक्त एक थिंक टैंक को भी हेड कर रहे हैं जो चीन पर ही खास करके जो है सारी स्कॉलरली वर्क कर रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका रानडे साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। मैं भी शुरुआत इस बात से कर सकूं कि आप इस पूरे इवेंट की टाइमिंग को कैसे देखते हैं, एक ऐसे वक्त में खास करके जब अंतरराष्ट्रीय मंच पर अमेरिका हो, यूरोप हो, वो चीन का घेराव कर रहे हैं, खास करके कोरोना वायरस पैंडेमिक के ओरिजिन को लेकर, और उसकी अंदरूनी भी जो है बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। तो टाइमिंग को लेकर आप इस वक्त जो ये ट्रांसग्रेशन के इवेंट्स हुए हैं, घुसपैठ के इवेंट्स हुए हैं, इन्हें कितना अलग मानते हैं? देखिए, ये जो इंट्रूजन्स हुए हैं या जो एलएसी पे जो आजकल चीन जो कर रही है अलग अलग पॉइंट्स में, ये पहले जो ऐसे मैं कहूँगा इंट्रूजन या फेस ऑफ्स होते हैं उनसे काफी फर्क है। क्योंकि पहली बात तो ये 5-6 जगह में हुई है, सिक्किम से लेके लद्दाख तक। दूसरी बात, उन्होंने जगह चुनी हुई है। गलवान जिसका आपने जिक्र किया, गलवान में बहुत सालों से ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पर यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि शायद वो हमारे जो रोड कंस्ट्रक्शन है उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। तभी भी रोड कंस्ट्रक्शन हमारे साइड में है एलएसी का, तो उसमें ऑब्जेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं है, बट एनीवे कर रहे हैं। पर ये नहीं बताता है कि दमचौक में क्यों वो आ रहे हैं, या स्पंगूर के एरिया में या हॉट स्प्रिंग्स के एरिया में, अलग अलग जो एरियाज आए में वहां पे भी काफी टाइम के बाद हो रहा है। और इसके कारण 2-3 कारण है। मैं मतलब डेप्थ में नहीं जाऊंगा बहुत, बट 2-3 कारण है जो आपने सही फरमाया कि यूएस और यूरोप चीन पे दबाव डाल रहे हैं, पर चीन ये भी देख रही है कि कोविड जो है, कोरोना वायरस, उसने उन दोनों मतलब अमेरिका का और यूरोप का हालत काफी खराब कर दिया है, और उनकी इकोनॉमिक डेवास्टेशन भी हो रही है। तो चीन समझ रही है, वो चीन पे दबाव काफी आ रही है, बट चीन समझ रही है कि शायद उसको कुछ राहत मिलेगा इससे। दूसरी बात, शी जिनपिंग जो है चीन का जो राष्ट्रपति है, और उनका मतलब जो कहते हैं चेयरमैन ऑफ एवरीथिंग, वो तो सब कुछ जो भी पावर है सब अपने हाथ में जमा के रखा है। उसके ऊपर बहुत दबाव आ रही है डोमेस्टिकली। चीन के लोग जो हैं निंदा कर रहे हैं, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का भी और शी जिनपिंग का भी, और ये काफी अनप्रेसिडेंटेड है। मैंने तो काफी मतलब 15-20 साल में नहीं देखा है कि वो शी जिनपिंग का नाम लेके कह रहे हैं, उसका निंदा कर रहे हैं और कहते हैं कि उसको पद छोड़ना चाहिए। सिमिलरली चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को भी कह रहे हैं कि वो जो मोनोपोली है पावर के ऊपर, वो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ना चाहिए। ऐसा जो हालत है, तो नेचुरली लीडरशिप काफी वरीड है, और शी जिनपिंग भी काफी वरीड है। उसने 1-2 सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब मैं क्या कहूँ, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस भी खड़े किए हैं इसको संभालने के लिए। और एक और अगर मैं समय दे तो एक जल्दी से एक और पॉइंट है कि चीन के जो लोग हैं, जिनको शी जिनपिंग जब से वो आया है, वो नेशनलिज्म और आइडियोलॉजी का मतलब डोजेस दिए जा रहा है उनको। तो वो कह रहे हैं कि आपने कहा था कि चाइना ड्रीम हमको मिलेगी 2021 तक, और 2049 तक हम यूएस का मुकाबला करेंगे। वो क्या हो रहा है? क्योंकि हांगकांग वो देख रहे हैं कि हाथ से स्लिप होके निकल रहा है,
ताइवान भी स्लिप होके निकल रहा है, तो वो कह रहे हैं चाइना ड्रीम तो होने से रहा। तो ये सब कारण हैं जो शी जिनपिंग आजकल देख रहे हैं कि कड़ी स्टेप्स ले रहे हैं। हांगकांग के साथ भी ताइवान को दबाव में लाने का कोशिश कर रहा है, साउथ चाइना सी में अपनी नेवी भेज रहा है, और हमारे साथ आप देख ही रहे हैं। तो लेकिन ऐसे में सवाल ये भी उठता है, अगर आप कह रहे हैं कि एक तरीके से ये डाइवर्जनरी टैक्टिक भी है, क्योंकि उनकी अंदरूनी जो लेजिटिमेसी है, वैधता है, उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं पहली दफा, जबकि ऐसा माना जा रहा था कि माओ के बाद और दंग से भी कहीं ज्यादा आज की तारीख में शी जिनपिंग ने अपनी जगह बना ली है चाइनीज कम्युनिस्ट हिस्ट्री में। ऐसे मल्टीपल फ्रंट्स पे जब उनका घेराव हो रहा हो, इतनी दिक्कतें बढ़ रही हो, अंदरूनी मंच की बात करें या बाहरी मंच की बात करें, तो फिर भारत के साथ मल्टीपल फ्रंट्स खोलना, ये जानते हुए कि नेशनलिज्म का कार्ड अकेले वो प्ले नहीं करते हैं, राष्ट्रवाद के नारे तो यहाँ खुद नरेंद्र मोदी की सरकार भी बखूबी लगाती है। बिल्कुल सही फरमाया आपने, पर यहाँ पे जो पाकिस्तान के साथ इनका जो रिलेशनशिप है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रिलेशनशिप है चीन का और पाकिस्तान का। मतलब हर सेक्टर में उनकी कोलैबोरेशन हो रही है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जब से हम लोगों ने, भारत ने आर्टिकल 370 और 35A को अमेंड किया है कश्मीर के इससे, तो चीन मैं कहूँगा कि थोड़े नाराज हो गए या अपसेट हो गए। पाकिस्तान तो हुआ ही है, और चीन कश्मीर का मुद्दा आज तक 4 बारी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ले गया है। और हाल में ही, मतलब मेरे ख्याल से 2 या 3 हफ्ते पहले, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, एनवॉय जो है यूनाइटेड नेशंस में, उसने कहा था कि हमें जो कश्मीर में हो रहा है वो उससे काफी चिंता हो रही है। भारत को कुछ यूनिलैटरल स्टेप्स नहीं लेनी चाहिए, हम लोग उस पर कड़ी नजर रख रहे हैं। तो ऐसे वो स्टेटमेंट्स किए हैं। और चीन का सिर्फ ये एक तो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आप कह सकते हैं, पर स्ट्रेटेजिक भी है और फाइनेंशियल भी है, क्योंकि जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बन रही है, जो जहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं चीन का, और चीन के लोग काम कर रहे हैं, वो सब इस इलाके में आ जाते हैं और सब वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि ये हमारा इलाका है। तो मेरे ख्याल से ये चाइना और पाकिस्तान का जो कोलैबोरेशन है, जो जॉइंट इंटरेस्ट जो है इसमें कन्वर्ज होता है, वो भी एक कारण है चीन का ये स्टेप्स लेने के लिए। क्योंकि जो इलाके हैं वो लद्दाख के इलाके हैं, और जहाँ पे ये हो रहा है। और इसमें खास बात ये है याद रखने के लिए कि चीन ने गलवान वैली, जो पूरा गलवान वैली के बारे में कहा है कि वो चीन का हिस्सा है, और पूरा लद्दाख जो है उन्होंने कहा है वो चीन का हिस्सा है। तो ये उनका प्लानिंग है आगे आने वाले सालों के लिए। और खास करके निश्चित रूप से जबकि पुनर्गठन हुआ जम्मू कश्मीर का, आप बता रहे हैं, जो याद दिला रहे हैं, और लद्दाख को भी जो है यूनियन टेरिटरी में उसे कार्व आउट किया गया। लेकिन राणेडे साहब, ये जहां तक इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, और आज भी पुलवामा में हमने अभी खबर देखी है कि एक अटैक को फेल किया गया है, कार बॉम्बिंग की शायद कोशिशें की जा रही थी, वहां रियाज नाइकू को मौत के घाट उतारा है वहां सेना ने। इस वक्त जो एलओसी की स्थिति है, वहां जो गर्माहट है, सुगबुगाहट है, और एलएसी पे एक साथ गर्माहट हो जाना, क्या ये भारतीय आर्मी के लिए मल्टीपल फ्रंट्स का खुलना बहुत दुविधापूर्ण स्थिति है? मेरे खैर आपने तो सही बात पकड़ी है जो मैंने कहा था पाकिस्तान और चीन का, पर आपने सही ये बात फरमाया है। मेरे ख्याल से जिस तरीके से भारतीय सेना ने ये संभाल ली है अभी इस चीन को, हमारे भी फोर्सेस आगे गए हैं, वो तनाव जरूर है, पर उन्होंने अभी तक तो कंटेन किया हुआ है, और चीन के साथ बातचीत भी शुरू की है। पाकिस्तान के साथ थोड़ा अलग है, और मेरे ख्याल से वो गर्मी रहेगी, और जो रिटेलिएशन होना है वो भी चलती रहेगी। हम लोग जो खबर मिलती है, पर भारतीय सेना जो है मेरे ख्याल से वो भी अपना कुछ प्लानिंग की होगी, क्योंकि अखबार में भी हमारे जनरल्स वगैरह कह रहे हैं काफी टाइम से टू फ्रंट वॉर। तो मतलब ऐसे ही वो बात नहीं करेंगे, उन्होंने प्लानिंग जरूर की होगी कि अगर ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे। और मेरे ख्याल से हम लोग काफी मजबूत हैं, और इसको
इस समस्या को ठीक तरह से हैंडल करने। तो लेकिन भारत और चीन एशिया की दो बड़ी ताकतें हैं और इनकी आपस की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो आज बहुत इंटीग्रेटेड हैं। ऐसे में आपको लगता है कि क्या युद्ध की कोई पॉसिबिलिटी बनती है या एक कूटनीतिक हल जो है ढूंढने की हर कोशिश की जाएगी, या आपको लगता है कि ये एक फिर से वापस से सिर्फ डेप्सांग ही नहीं, डोकलाम ही नहीं, माफ कीजिएगा, बल्कि जो हमने इसके पहले भी दूसरे स्टैंड ऑफ्स देखे हैं उनके जैसे जो है ये और प्रोलॉन्ग होने जा रहा है? देखिए, पहले बात जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, पहली बात याद रखने ये चाहिए कि चीन के लिए, और चीन ने ये स्पष्ट किया है कि उनके लिए नेशनल सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी सबसे महत्वपूर्ण है। तो इकोनॉमिक टाइज जो हैं वो कहते हैं सेकेंडरी है। ये उन्होंने 2010 में फिलीपींस को बताया और 2010 में जापान को बताया जब उन्होंने रेयर अर्थ्स की एम्बार्गो लगा दी उनके ऊपर। तो हमें वो बिल्कुल याद रखना चाहिए कि चीन के लिए ये मुद्दे नंबर 1 है। और वो जो कहते हैं रीयूनिफिकेशन ऑफ चाइना, मतलब जो भी टेरिटरीज वो समझते हैं उनके हैं वो सब वापस लेना चाहते हैं, उसमें आती है अरुणाचल, लद्दाख वगैरह। दूसरी बात कि जो आप कह रहे हैं कि हमारे काफी इंटीग्रेटेड मैं कहूँ या इंट्रिकेट इकोनॉमिक रिलेशनशिप जो है आप बता रहे हैं, मैं उसको थोड़े नजर से भी देखता हूँ कि बेसिकली चीन जो है वो अंदर आई है भारत के मार्केट में, और पूरे झूठ से हम लोगों ने ना रेसिप्रोसिटी मांगी है ना कुछ दबाव दिया है चीन के ऊपर। तो वो आए हैं और आप देखें सबसे बड़े जो हमारे बिजनेस हाउसेस हैं उन्होंने लोन्स लिए चीन से और उनके साथ व्यापार चल रहा है। दूसरे लेवल पे अगर आप देखें तो जो हमारे छोटे ट्रेडर्स और या बिजनेसमैन हैं जो खुद थोड़े छोटे चीज मैन्युफैक्चर करते थे, आजकल वो चीन से सामान खरीद रहे हैं क्योंकि कहते हैं कि ज्यादा सस्ता है। तो चीन हमारे मार्केट में आ गई है और मेरे ख्याल से ये इसमें कोई कोऑपरेटिव ये नहीं है। लोग बात बेशक करें कि हमारे टोटल ट्रेड वॉल्यूम इतनी हो गई है, पर ये देखने वाली बात है कि 70% उस ट्रेड वॉल्यूम में हम लोगों का मतलब हम लोगों के खिलाफ है और चीन के फायदे में है। तो ये एक ट्रेड रिलेशनशिप नहीं है। और जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपने कोविड का जिक्र किया था अभी और अमेरिका का जिक्र किया था, मैं ये देखता हूं कि शायद आने वाले महीनों में अमेरिका का जो मार्केट है, जो सबसे रिच मार्केट है वर्ल्ड में, वो चीन के लिए बंद होने जा रही है। सिमिलरली यूरोपियन मार्केट है जो दूसरे लेवल पे है और वो भी बहुत ही रिच मार्केट है, वो भी धीरे धीरे चीन के लिए बंद हो जाएगी। तो हम ही रहेंगे, मतलब एक ही मार्केट दुनिया में है सबसे बड़ा जो टैप नहीं हुई है ठीक तरह से, वो भारतीय मार्केट है। और चीन हमारे ऊपर ज्यादा दबाव डालेगी अंदर आने के लिए और हम लोगों के लिए उसके लिए तैयार रहना चाहिए। हालांकि सर इसको लेकर डिवाइडेड ओपिनियन है कि भारत खुद तैयार हो पा रहा है या नहीं अपनी इंटरनल डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर, कि वो एक विकल्प बन सके जो कंपनियां चीन से हाथ खींचना चाह रही हैं आज की तारीख में। आखिरी सवाल, आपने अमेरिका का जिक्र किया सर। पिछले हफ्ते हमने देखा अमेरिका की जो टॉप डिप्लोमेट है एलिस वेल्स, उन्होंने एक तरीके से भारत और चीन के इस सीमा विवाद पर टिप्पणी करते हुए चीन के व्यवहार को दोषी ठहराया। कल डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी कर डाली ट्विटर पर। हालांकि वो इस तरह की कई टिप्पणियां पहले भारत और पाकिस्तान के संदर्भ में कर चुके हैं मध्यस्थता को लेकर। कल उन्होंने ये दावा कर दिया कि उन्होंने भारत और चीन दोनों को जानकारी दे दी है कि वो इस सीमा विवाद पर, जिसे उन्होंने रेजिंग डिस्प्यूट कहा, उस पर आर्बिट्रेट या मीडिएट करने के लिए वो तैयार हैं, विलिंग हैं। अमेरिका का इस तरीके से इस बयान देना क्या इस मसले को और पेचीदा बनाएगा? हालांकि भारत अमेरिका के साथ आज क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग में एक साथ है, इंडो पैसिफिक में एक साथ है, लेकिन इस तरह से बयान दे देना ये कैसे मसले को पेचीदा बताएगा? मेरे ख्याल से ये जो बयान है बीजिंग में थोड़ा वो तीखा तरीके से देखेंगे कि ये तीखा बयान है, क्योंकि ट्रंप ने आर्बिट्रेट भी शब्द इस्तेमाल किया है। आर्बिट्रेट मतलब वो एक हायर लेवल पे बैठ के जज बन के दोनों जो प्लेंटिव्स हैं उनका मामला देखेंगे। और चीन ये नहीं चाहेगी कि हमारे साथ
वो इक्वेट हुए, वो पहले बात है। दूसरी ये है कि बेशक अमेरिका ने ये कहा है, और ये जो ओवरऑल माहौल जो है अमेरिका और चीन टेंशन्स बढ़ रहे हैं, उसमें वो एक साइबर के तरीके एक फैक्टर है, इसीलिए मेरे ख्याल से उन्होंने कहा है। उनको पता है कि भारत तो मानेगी नहीं, पर हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर अमेरिका ने ये कहा है, शायद अगर मामला और सीरियस हो जाए, मानो एस्केलेट हो जाती है बहुत, तो यूएनएससी वगैरह में जाए तो अमेरिका शायद हमको सपोर्ट करेगी वहां पे, वो एक फैक्टर नजर आ रही है। पर इसके बावजूद जो भी उन्होंने कहा है, एलिस वेल्स ने भी स्टेटमेंट दिया था, मेरे ख्याल से 20 तारीख को या कुछ उन्होंने कहा था, 19 या 20 को, तो बीजिंग में रिएक्शन हुई और उन्होंने एलिस वेल्स का स्टेटमेंट को डिसमिस कर दिया। बट ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और एसर्बिक जो कहे, मतलब जिसमें एसिड ज्यादा हो रिएक्शन में, जो एसर्बिक रिएक्शन है, वो यहाँ की जो काउंसलर है उसने दिया था, और उसने 3 वाक्यों में बताया। उसने कहा, वी आर डिटरमिन्ड टू प्रिजर्व आवर नेशनल सोवरेनिटी एंड टेरिटरी, we are determined to preserve our national integrity, and third point, we are determined to effect the reunification of China. अब वो तीसरा सेंटेंस है वो डायरेक्टली रेलेवेंट हम लोगों के लिए, और ये जो अभी जो विवाद चल रही है एलएसी पे, यानी कि वो वापस हटेंगे नहीं, ये उसका कहना था 20 तारीख को। राइट। तो देखना होगा कि आगे चलकर जो है अब ये किस हद तक प्रोलॉन्ग होता है या इसका कूटनीतिक का जो है समाधान निकलता है। डोकलाम स्टैंड ऑफ के बाद दर्शकों को याद दिला दे कि इनफैक्ट भारत और चीन के बीच में इनफॉर्मल समिट्स की शुरुआत हुई थी। नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के बीच में वुहान समिट देखने को मिला था, ममलापुरम समिट को देखने को मिला था, लेकिन क्या उस तरह से कोई और नए मैकेनिज्म का कोई प्रस्ताव आता है सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल जयदेव रानडे साहब, आपका हमारे साथ बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।